ये है नॉर्थ कोरिया का ryugong होटल, जो कि प्योंगयांग शहर के बीचों बीच खड़ी 330 मीटर की नॉर्थ कोरिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है। इस पिरामिड शेप जैसी दिखने वाली बिल्डिंग को हम लोग ने टीवी या इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा और सोचा होगा कि आखिर ये बिल्डिंग किस चीज के लिए बनाई गई है या फिर इस बिल्डिंग के अंदर क्या है। तो मैं बता दूं, ये बिल्डिंग ओरिजिनली एक होटल होने वाली थी, जिसके अंदर कुल 3000 कमरे होते। ये होटल नॉर्थ कोरिया की इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट और नेशनल प्राइड का सिंबल होने वाला था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि नॉर्थ कोरिया इसकी ऑफिशियल फोटोग्राफ्स एडिट करके और इसे अपने ऑफिशियल मैप से हटा के इसकी एग्जिस्टेंस को ही नकारने लगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर क्या है इस होटल के पीछे की हिस्ट्री, कि नॉर्थ कोरिया अब इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल करता है और आखिर इस बिल्डिंग के अंदर क्या है। तो ये टाइम है 1980s का और कोरियन पेनिनसुला पे दोनों ही इकोनॉमीज, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, बड़ी ही तेजी से ग्रो कर रही हैं। लेकिन जहां साउथ कोरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी खुद की कैपेबिलिटीज पे बिना किसी बाहर के फाइनेंशियल सपोर्ट से हो रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में सोवियत यूनियन उसकी बड़ी भारी रूप से मदद कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1945। तो 1945 तक पूरे कोरियन पेनिनसुला पे जापान का इंपीरियल रूल था। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग इंसिडेंट के बाद जापान को फाइनली कोरियन पेनिनसुला को छोड़ के जाना पड़ा। इसकी वजह से पूरे कोरिया को उस टाइम पे इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन उस टाइम पे पूरे कोरिया के पास ऐसी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी जो कि उसे इंडिपेंडेंटली रन कर सके। इसलिए सोवियत यूनियन ने उसके नॉर्दर्न पार्ट और यूएसए ने उसके सदर्न पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, ताकि वो कोरिया की एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में मदद कर सके। लेकिन तब सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि दोनों ही कंट्रीज बिल्कुल डिफरेंट गवर्नमेंट आइडियोलॉजीज फॉलो करती थी। जहां यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, वहीं सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट कंट्री, और दोनों ही अपनी गवर्नमेंट आइडियोलॉजीज पे कोरिया की गवर्नमेंट बनाना चाहती थी। दोनों के बीच इसी डिसएग्रीमेंट के चलते दोनों ने मिलकर कोरिया के लोगों से बिना पूछे 38th पैरेलल पे टेम्परेरीली पूरे कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, ये सोचकर कि कोरिया की एक स्टेबल गवर्नमेंट बनने पर उसे वापस रीयूनिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इस डिसएग्रीमेंट के चलते दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन और बढ़ती गई, और एक समय ऐसा आया कि इस बढ़ती टेंशन की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई, और इवेंचुअली 1953 में दोनों कंट्रीज के बीच का डिवीजन परमानेंट कर दिया गया, और तभी से सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सपोर्ट करते आ रहा है। तो आगे आते हैं हम लोग 1986 में, जब सांगयोंग ग्रुप नाम से साउथ कोरिया की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी उस वक्त सिंगापुर में द वेस्टिन स्टैमफोर्ड नाम से दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल बनाती है। और साउथ कोरिया की ये सक्सेस नॉर्थ कोरियन रेजिम से देखी नहीं जाती, क्योंकि दोनों ही बढ़ती इकोनॉमीज थीं और एक दूसरे की दुश्मन भी। इसलिए दोनों कोरियाज एक दूसरे से हर एक एरिया में compete करती रहती थी। दोनों ही एक दूसरे को ये प्रूव करना चाहती थी कि वो ज़्यादा मॉडर्न है, कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, कि वो है रियल कोरिया। इसलिए नॉर्थ कोरिया अपना एक खुद का लग्जरी होटल बनाने का डिसाइड करती है, जो कि साउथ कोरिया के बनाए होटल से ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा मॉडर्न होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और सिर्फ साउथ कोरिया के बनाए होटल से ही नहीं, वो पूरी दुनिया का सबसे लंबा होटल होगा। तो नॉर्थ कोरिया के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है 1987 में, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इसको एक मिक्स्ड यूज होटल बनाएंगे। मतलब बिल्डिंग के सबसे ऊपर होटल तो होगा ही, लेकिन होटल के साथ में और भी कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि कसिनोज, नाइट क्लब्स, जैपनीज लाउंजेस, जिन सभी को फॉरेन इन्वेस्टर्स रन करेंगे। आगे आते हैं हम लोग 1991 में, और दुनिया के सबसे लंबे होटल को खुलने में सिर्फ 1 ही साल बाकी है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, उससे पहले 25 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बैकअप
जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया आज एग्जिस्टेंस में आया है, वो फाइनली पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। और सोवियत यूनियन के इस कोलैप्स से नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाता है, क्योंकि सोवियत यूनियन के गिरने की वजह से नॉर्थ कोरिया को बाहर से मिलने वाले एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसी बीच नॉर्थ कोरिया में इतनी बड़ी बाढ़ आती है कि वो नॉर्थ कोरिया के करीब 30% एग्रीकल्चरल लैंड को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। और इसी वजह से पूरे नॉर्थ कोरिया में खाने का बहुत बड़ा अकाल पड़ जाता है। इस बाढ़ ने नॉर्थ कोरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। नॉर्थ कोरिया अपनी करीब 70% बिजली हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट करता है, और इस बाढ़ ने नॉर्थ कोरिया के करीब 85% हाइड्रो पावर प्लांट्स को पूरी तरह बेकार कर दिया था। और साथ ही में सोवियत यूनियन से मिलने वाले कोल इंपोर्ट्स के बिना नॉर्थ कोरिया में बिजली की भी बहुत बड़ी कमी पड़ जाती है। इसलिए इस बीच नॉर्थ कोरिया में लगभग सारे लोग ऑयल लैंप्स, कैंडल्स और लकड़ी जलाकर अपना गुजारा करते। अगर मैं इस बीच नॉर्थ कोरिया के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करूं, तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग आउटडेटेड थी। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए सबसे बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन्स भी नहीं थी। आईवी बैग्स की जगह लोग बियर बॉटल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ओवरऑल इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने नॉर्थ कोरिया को पूरी तरह हिला के रख दिया था, जिसमें करीब 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई थीं। और इसमें से लोगों की जान जाने का सबसे बड़ा रीज़न था स्टारवेशन। तो 1992 में जहां बिल्डिंग पूरी तरह तैयार होकर खुलने वाली थी, इस इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से तब तक सिर्फ बिल्डिंग का बाहर का स्ट्रक्चर ही पूरी तरह बन पाता है। और इस इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट को, जिसमें नॉर्थ कोरिया के करीब $750 मिलियन खर्च हुए थे, जो कि नॉर्थ कोरिया की लगभग 2% जीडीपी है, उसको नॉर्थ कोरिया को रोकना पड़ता है। 10 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक ये होटल लगभग ऐसी कंडीशन में ही रहता है, बिना किसी विंडोज, स्टील फिक्सचर्स या फिटिंग्स के। सिर्फ एक बहुत बड़ा अजीब सा दिखने वाला कंक्रीट का ढांचा, जिसके ऊपर बस एक ट्रेन जंग खा रही है। लेट 1990s में जब नॉर्थ कोरिया के इस होटल को यूरोपियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इंस्पेक्ट किया, तो उन लोग ने नतीजा निकाला कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बेसिकली इररिपेयरेबल है। बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया था, उस पे भी कई सवाल खड़े किए गए। उन लोग ने ये भी कहा कि बिल्डिंग में जो कंक्रीट यूज हुआ है वो काफी बेकार क्वालिटी का है। इस होटल के ऐसे अजीब, खाली और ओवरऑल अनप्लेजेंट लुक की वजह से इसका नाम पड़ गया होटल ऑफ डूम। तो आगे आते हैं हम लोग 2008 में, और पूरे 16 सालों तक काम बंद पड़े रहने के बाद फाइनली इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू होता है। और 2011 तक बिल्डिंग का एक्सटीरियर पोर्शन पूरी तरह बनके तैयार हो जाता है। 2013 में केम्पिंस्की नाम से जर्मनी की एक लग्जरी होटल मैनेजमेंट कंपनी नॉर्थ कोरिया की इस बिल्डिंग में होटल खोलने का भी डिसाइड करती है। और ये सब देख के ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया का इतना पुराना सपना, जिसमें नॉर्थ कोरिया का इतना ज़्यादा समय और पैसा खर्च हुआ था, वो फाइनली पूरा होने जा रहा था। लेकिन इसी बीच नॉर्थ कोरिया अपना तीसरा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के बाहर के देशों के साथ पॉलिटिकल टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और शायद इसी वजह से केम्पिंस्की नॉर्थ कोरिया में अपना होटल खोलने का प्लान सस्पेंड कर देती है। इन सब चीज़ों के बाद आखिर में नॉर्थ कोरिया वही करता है जो वो करने में सबसे अच्छा है। 2018 में वो बिल्डिंग की पूरी एक साइड पे बड़े बड़े LED पैनल्स इंस्टॉल करवा देता है, जिसमें वो कई तरह की पेट्रियोटिक एनिमेशंस चला के अपनी इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल सक्सेस दिखाने की कोशिश करता, ताकि वो अपने लोगों में नॉर्थ कोरियन आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा फैला सके।